हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण सेशन में। तो क्या आप एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए ऐसा पेपर हल किया है जो एसएससी के एडीक्यूटी पैटर्न पे सवाल पूछे आ रहे हैं और जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल का सवाल आपने हल किया है कि केवल आप प्रीवियस ईयर की आधारित पर चारों विषय के सवाल हल कर रहे हैं? तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी के एडीक्यूटी पैटर्न पे बिल्कुल फ्रेश मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल पेपर आपको जरूर से जरूर हल करना चाहिए, जिससे आपको ये पता लगना चाहिए कि इस बार एमटीएस हवलदार के पेपर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। वो भी साथी लगभग पूरे आपके 52 से 53 शिफ्टों में पेपर होगा। बिल्कुल 52 से 53 शिफ्टों में ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। तो ये आपको 30 क्वेश्चन आइडिया दे देने वाला है कि हमारे शिफ्टों में कैसे सवाल आएंगे और आप आने वाले दिनों में ऐसा ही सवाल तैयार करेंगे। तो इसमें आपको जीके मिलेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ प्लस करंट अफेयर के ऐसे सवाल मिलेंगे जो 2025 के हर एक शिफ्टों में आने वाले हैं। याद रखेंगे साथ ही ये क्लास आप जरूर से जरूर तैयार करिए और अपनी तैयारी को एक उच्च लेवल पर ले जाइए। और साथ ही आप इस टाइप के सवाल नहीं पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के सवाल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम देख रहे हैं साथ ही कि आप बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर के आधार पर ही सारे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप नए नए सवाल को नहीं तैयार कर रहे हैं। तो आज का ये क्लास बहुत ही जरूरी है, आप जरूर से जरूर हल करिएगा। तो टारगेट आप सभी का 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। देखते हैं कैसे कैसे सवाल बनाए गए हैं। हमें भी नहीं मालूम है कि इसमें किस टाइप के सवाल दिया गया है। ओके, तो इस टाइम जो एमटीएस हवलदार के लिए डेली क्लास आ रही है, एक तो सुबह 8 बजे आ रही है और एक शाम 6:30 पर। ठीक है, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। ये तो पहला करंट अफेयर का सवाल है। बताइए, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 संगीत क्षेत्र में किसे मिला है? बताइए, 67वां जो ग्रैमी अवार्ड 2025 है वो संगीत क्षेत्र में किसे मिला है? याद रखिएगा, चंद्रिका टंडन को मिला है। चंद्रिका टंडन को संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड तो मिला, लेकिन किसके लिए मिला है? तो याद रखिएगा, त्रिवेदी के लिए मिला है। तो यहां से पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है तो ये किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली लोक संगीत ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? बताइए, किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा तेलुगु को बोला जाता है पूर्व का इतालवी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? बताइए, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सर जी महेंद्रगिरी है। ऑप्शन से इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को भारतीय तीरंदाजों यानी आर्कर्स ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? बताइए, भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था? याद रखिएगा 1988 के। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिससे भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? यहाँ पे चित्रित होना चाहिए। बताइए, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसे भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? याद रखिएगा, पंडवानी में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 को। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा। देखिए, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? याद रखिएगा 1896 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? बताइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है? यानी ऐसा कौन सा फसल है जो कि मानसून तो वो आता है, लेकिन उस मानसून के बिल्कुल लास्ट में फसल को बोई जाती है, वो किसकी फसल होती है? याद रखिए रबी की फसलें हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? ठंडी के समय। ओके, ठंडी के समय बोई जाती हैं और गर्मी की स्टार्टिंग में से काट लिया जाता है, जैसे गेहूं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को, आधुनिक सूक्ष्म वित्त यानी मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन है? बताइए, आधुनिक सूक्ष्म वित्त मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस के जनक कौन है? याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, ये बातें आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? बताइए, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन था? तो अरबीदु राजवंश था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा पेरियार नदी पर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, तो अब देखिए साथी आप सभी को इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे, उसे तैयार करेंगे। ओके, इंग्लिश में देखेंगे तैयारी कैसे चले, क्योंकि जीके इंग्लिश से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये तो आपको मालूम होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी आपको मीनिंग बताना है अंडरलाइन का। जैसे यहाँ पे कॉन्स्पायरेसी दिया है, तो इसी का मीनिंग बताना है। पहले पूरा सेंटेंस को पढ़ा जाए। द मिलिट्री ऑपरेशन वाज पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो भाई कॉन्स्पायरेसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। कॉन्स्पायरेसी जो दिया है इसका मतलब होता है साथी षड्यंत्र। तो अब बताइए भाई इस षड्यंत्र का मतलब क्या होगा? इंथुजियाज्म हो जाएगा। जैसे कि इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है? उत्साह होता है, खुशी होता है, और मोटिवेशन मतलब प्रेरणा होता है, जो आपको मोटिवेट करता है कि हम इस बार एमटीएस हवलदार की तैयारी करेंगे, एक सीट पक्का करेंगे, उसको मोटिवेट करते हैं। विलफुलनेस का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से काम करना। जैसे कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विलफुलनेस बोलते हैं। प्लॉट का मतलब क्या होता है? तो प्लॉट का मतलब साथी जो गुप्त साजिश के लिए होता है, जो गुप्त साजिश करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? प्लॉट बोलते हैं। यानी कॉन्स्पायरेसी का जो बेस्ट आपका मीनिंग होगा वो प्लॉट होगा। यानी डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डिलीगेंट, यहाँ पे डिलीगेंट अंडरलाइन वर्ड हुआ है, तो इसी का समानार्थी शब्द बताना है। जैसे डिलीगेंट का मतलब क्या होता है साथी? कठिन काम। जो आप कठिन कार्य करते हैं यानी कठिन काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिलीगेंट बोलते हैं। इसका समानार्थी शब्द बताइए। स्टूपिड का मतलब क्या होता है भाई? मूर्ख होता है, ये तो हो नहीं सकता। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? सुस्त। बिल्कुल जो बंदा सुस्त रहता है उसको क्या बोलते हैं? लेथार्जिक बोलते हैं। इनोसेंट, निर्दोष। इनोसेंट बंदा यानी वो निर्दोष, बिल्कुल दयालु बंदा है। हार्ड वर्किंग, बिल्कुल ये होगा भाई कठिन काम। तो इसी का समानार्थी शब्द क्या होगा? डिलीगेंट का हार्ड वर्किंग होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो 17 नंबर को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एली का विलोम शब्द बताइए।
एली का मतलब याद रखिएगा मित्र होता है। एली का मतलब होता है मित्र, तो इसका उल्टा क्या होगा, एनिमी हो जाएगा भाई। यानी इस सवाल का हम लोग पहला ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं, एनिमी दुश्मन। इनफैमी का मतलब क्या होता है भाई, इनफैमी का मतलब होता है कुख्याति जो होता है। क्या होता है साथी, कुख्याति जो होता है, ठीक है। और ड्रीमी का मतलब क्या होता है, ड्रीमी का मतलब जो आप ख्वाब देखते हैं, जो आप सपना देखते हैं, ड्रीम जो होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, ड्रीमी बोलते हैं, है ना साथी। तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है बताइए। ग्लूमी का मतलब होता है साथी उदास, ग्लूमी का मतलब होता है उदास। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक, यानी जो सांप का अतार्किक डर, यानी सांप को हम देखते ही डर जाते हैं, जो हमारे अंदर एक डर का भावना रहता है सांप को देखते ही, उसको क्या बोलते हैं, द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक, उसको क्या बोलेंगे बताइए। इस सवाल का परफेक्ट आंसर, जैसे जेग्नोफोबिया होता है, यानी जेनोफोबिया होता है, जो पहला ऑप्शन दिया है। जैसे हम किसी विदेशी को देखकर डर जाते हैं, कोई अलग देश से या किसी दूसरी जगह से आया हुआ है, हम उसको देखकर डर जाते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। तो आप इसे भूलेंगे नहीं, जेनोफोबिया यानी जो कहीं दूसरे विदेशी यात्री या व्यक्ति को देखकर हम डर जाते हैं, हमारे अंदर डर का भावना पैदा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया बोलते हैं। ओके ऑफिडियोफोबिया किसे बोलेंगे, जैसे ऑफिडियोफोबिया, जैसे भाई किसी को मृत का भय तो होता होगा, मृत व्यक्ति को देखकर किसी के अंदर डर पैदा होता है, हमारे अंदर भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑफिडियोफोबिया बोलते हैं। ओके नेक्रोफोबिया किसे बोलते हैं, नेक्रोफोबिया किसे बोलते हैं भाई बताइए। भाई एक सेकंड, जैसे हमने बात किया कि ऑफिडियोफोबिया, इसका ही मतलब क्या होता है साथी, जैसे सांप का देखकर डर जाना, तो इसको ही बोलते हैं साथी। नेक्रोफोबिया भाई मृतकों का भय होता है, ठीक है, याद रखिए साथी। नेक्रोफोबिया को क्या बोलते हैं, मृतकों का भय बोलते हैं। और नोमोफोबिया को हम क्या बोलेंगे भाई, फोन ना होने का भय, जैसे हमारे पास फोन नहीं होता है तो हमको भय लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नोमोफोबिया बोलेंगे। ओके द इरेशनल फियर ऑफ स्नैक को क्या बोलेंगे साथी, ऑफिडियोफोबिया बोलेंगे। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो साथ ही आपकी शिफ्ट में कम से कम भाई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड से मिला के 10 से 15 सवाल मिलेंगे, सोच सकते हैं भाई 10 से 15 सवाल की हम बात कर रहे हैं। ओके बताइए एग्रीड का बेस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए। एग्रीड का मतलब, जैसे सेंटेंस क्या दिया है, आई एग्रीड विथ योर असेसमेंट, मैं आपके आकलन से सहमत हूं, एग्रीड हूं यानी सहमत हूं, एग्री मतलब सहमत, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए साथी। रिजेक्टेड होगा कि सपोर्टेड होगा, भाई सपोर्ट होगा। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना होता है, डाउट मतलब संदेह होता है, डिसएग्री मतलब असहमति होता है। तो एग्रीड का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो सपोर्टेड होगा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन दैट नीड्स टू बी omitted टू करेक्ट द सेंटेंस दे लाइव नियर टू द पार्क। बताइए, तो साथ ही यहाँ पे आपको omitted टू करेक्ट सेंटेंस यानी प्रेपोजिशन बताना है। जैसे साथी यहाँ आप देखिए दे लाइव नियर टू द पार्क दिया है, तो साथी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो भाई टू तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नियर द पार्क होना चाहिए। यहाँ पे साथी क्या होना चाहिए, दे लाइव नियर द पार्क होना चाहिए, दे लाइव नियर द पार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे टू भाई रॉन्ग है, तो यही पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके याद रखेंगे साथी, टू की जगह द होगा भाई, नियर द पार्क होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सैक्रिलेज क्या बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। सैक्रिलेज में जो सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, अपवित्रीकरण होता है, अपवित्रीकरण होता है दोस्त, ये याद रखिएगा। कमिटी मतलब समिति, इसका भी राइट स्पेलिंग दिया है। असेसमेंट, असेसमेंट का देखिए राइट स्पेलिंग नहीं दिया है, क्या होता है, ASSE, डबल एस होता है,
ENT होता है, असेसमेंट यानी मूल्यांकन जिसे हम करते हैं, मूल्यांकन होता है ना भाई, उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट। एक्सागरेशन का मतलब अतिशयोक्ति जो होता है, क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है साथी। तो इस सवाल का ऑप्शन सी जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दीज कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी आप कब से इन कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग यानी उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, स्विमिंग होगा भाई, तैरने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं, वियरिंग के लिए करते हैं, बिल्कुल सही, हम पहनने के लिए, यानी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वियरिंग दीज कॉन्टैक्ट लेंसेज। बी ऑप्शन इज का राइट आंसर। जैसे प्रीवेलिंग का मतलब क्या होता है, प्रचलित होता है, प्रीवेलिंग का साथी क्या होता है, मतलब प्रचलित होता है। सीइंग का मतलब क्या होता है, देखना होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। तो अब देखिए साथी, यहाँ से आप सभी को रीजनिंग के सवाल मिलेंगे। रीजनिंग के आप सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से हल करेंगे। देखिए नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं, संख्याओं के प्रत्येक का समुच्चय में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरी संख्या प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दी गई समान सक्रिय का अनुसरण करता है। जैसे पहला ब्रैकेट 21 10, दूसरा का ब्रैकेट 87 43। बताइए, तो छोटे से बड़े जब इस तरह का सवाल दे ब्रैकेट में दे तो हम छोटे से बड़े लिख सकते हैं। जैसे एक ब्रैकेट में देखिए 10 दिया है, 21 दिया है, छोटे से बड़े के फॉर्मेट हमने लिख दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए 87 43 है, तो हम इसे 43 87 के रूप में लिख सकते हैं, छोटे से बड़े के रूप में। बिल्कुल देखिए 10 का रिलेशन 21 से कैसे बना होगा, तो इसमें हम 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 21 मिल जाएगा, क्योंकि 10 दूना 20 प्लस 21। उसी प्रकार देखिए 43 गुणे 2 प्लस 1 कितना होगा, 43 दूना 86 प्लस 1 87 हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न का ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि 2 से गुणा करा है और प्लस 1 जोड़ रहा है। 9 दूना 18, देखिए पहला ऑप्शन जैसे 9 दूना 18, 18 1 19, लेकिन आप 25 दिया, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी देखिए ना, 13 दूना 26 1 27, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनेगा, क्योंकि देखिए 13 27, यानी जब 13 पहले लिखेंगे 27 बाद में लिखेंगे, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 26 में 1 को जोड़ देंगे 27, जो कि बी ऑप्शन दिया है। ऑप्शन सी को भी चेक कर लीजिए। देखिए 7 18, यानी 7 दूना 14 1 15 आएगा। यहाँ आप देखिए 21 दूनी 42 42 1 43 आएगा, जो कि 55 दिया है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए और प्लस और गुणा को भी आपस में बदल दिया जाए। चलिए दोस्त, माइनस भाग को बदल दीजिए, प्लस गुणा को बदल दीजिए, इसी समीकरण में रखिए और हल करिए बोर्ड में उसके नेम लगा के। क्या आंसर आएगा, तो हल किया जाए, माइनस भाग को बदला जाए, गुणा और प्लस को बदला जाए। सबसे पहले समीकरण में देखिए 7 प्लस, प्लस को किस में बदलना है, प्लस को गुणा में बदलना है, तो प्लस के ये गुणा रख देंगे। 5 5 के बाद देखिए भाग है, भाग को किस में बदलेंगे, माइनस में। 4 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को किस में बदलेंगे, गुणा में बदल देंगे। 5 फिर दिया, 5 के बाद देखिए भाग है, भाग को किस में बदलेंगे, माइनस में बदल देंगे। यहाँ पर 36 हो जाएगा। 36 के बाद देखिए माइनस है, माइनस को भाग में बदलना है। 4 4 के बाद गुणा है, तो गुणा को प्लस में बदल देंगे। तो ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग बोर्ड में स्क्रीन लगा देंगे। तो 5 7 35 माइनस 4 5 20 माइनस, पहले 4 का भाग होता है 36 में, पहले इसको करते, लेकिन भाई ये भी आपका ठीक ही है। उसके बाद प्लस 7 है, तो देखिए यहाँ पे प्लस 7 है और यहाँ पे प्लस 35 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में से 20 कम करना है और माइनस कम करना है। 42 में से 20 को कम करेंगे तो 22 है ना, 42 में से 20 को कम करेंगे 22, 22 में से 9 करेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी 13 कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, यानी 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व कॉल करने में। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, 25 नंबर क्या बनेगा राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 13 21 33 49 क्वेश्चन मार्क। 13 दिया है,
21 दिया है, 33 दिया है, 49 दिया है। तो नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है। 13 से 21 यानी +8, 21 से 33 यानी +12 किया है, 33 से 49 यानी +16 किया। देखिए 8 से 12 यानी +4 जोड़ के बढ़ाया है, फिर 12 16 इसमें +4 जोड़ के बढ़ाए। तो इसी प्रकार 16 में +4 जोड़ेंगे 20, तो इस 20 को हम इस 49 में जोड़ देंगे। 49 20 कितना होगा, 69 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 69 में साथ ही यदि 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, उसका देखिए 8 12 16 20, 20 को 24 करेंगे भाई, तो 69 में 24 जोड़ेंगे 93, जो कि देखिए लास्ट में यहाँ 93 दिया है, यानी इस क्वेश्चन मार्क का कितना आंसर आएगा, 69 आएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ये सवाल हल हुआ है। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड दिस क्लू को AKDHF के रूप में लिखा जाता है और क्लू फॉर यू को SGFKBO के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में क्लू को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सिंगल आपसे क्लू पूछा है तो हमने आपको बता दिया कैसे हल होता है ये सवाल। तो दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं, जो पूछा उसको कॉमन चेक करेंगे। देखिए क्लू पूछा था ना, देखिए फाइंड दिस क्लू, इसमें क्लू है। उसके बाद देखिए क्लू फॉर यू, इसमें भी क्लू है, यानी दोनों में क्लू मिल गया। तो इसका मतलब कोड में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि कॉमन मिलेगा। देखिए AKDHF और यहाँ पे SGFK, यहाँ पे देखिए FK इसमें भी दिया है, FK इसमें भी दिया है, यानी क्लू का कोड क्या होगा, FK हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस यही आपको काम करना है। यदि साथी क्लू दोनों में कॉमन मिले, कोई भी नंबर भी देता है, कोई सेंटेंस भी देता है, यदि दोनों में कॉमन मिल गया तो तुरंत आपके दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए कि आपका जो कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। देखिए एफ के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपको। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। तो साथी ये सवाल आप हल करेंगे, हम इस कथन को बनाएंगे लेकिन आप हल करेंगे, निष्कर्ष आप निकालेंगे। जैसे सभी जो झीलें हैं वो क्या है, नदियां हैं, यानी जो साथी सभी लेक हैं, लेक मतलब क्या है, झील, यानी सभी जो लेक है वो क्या है, रिवर है, यानी नदियां हैं। बिल्कुल पहला तो बन चुका कथन। उसके बाद सभी जो नदी यानी सभी जो रिवर वो क्या है, बांध है, यानी साथी ये जो सभी रिवर यानी जो डैम रिवर है वो क्या है भाई, डैम है। तो आपको बताना है कम से कम कुछ बांध झीलें हैं क्या, यानी कम से कम कुछ बांधे, यानी साथी कम से कम कुछ जो बांध यानी डैम वो क्या झीलें हैं, यानी लेक हैं। हमें तो लग रहा है साथी पूरा है भाई, क्या सभी नदियां झीलें हैं, क्या सभी रिवर क्या झीलें हैं, हमें तो लग रहा है भाई। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए तो कमेंट करके। हमने आपका लगभग 99% सवाल हल कर दिया है, आपको बस एक लाइन में बताना है। बताइए कौन सा निष्कर्ष ठीक लग रहा है, पहला या दूसरा या दोनों, बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर। 2 मिनट का समय सोचिए। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में 22 को 5 1 7 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और YOLK को 6 4 5 8 के रूप में कूटबद्ध किया था। उसी कूट भाषा में Y के लिए कूट किया, जैसे दोस्त BUYS है, इनका कोड क्या, 4 अक्षर है, 4 अलग नंबर कोड दिया गया, 5 1 7 3। और YOLK योल के लिए 6 4 5 8 है। तो पूछा किसका वाई, तो सिंगल पूछा तो दोनों में कॉमन चेक कर लेंगे। जब सिंगल पूछेगा तो तुरंत हम कॉमन चेक करेंगे। देखिए बाई में वाई है और योग में भी वाई, पहला अक्षर वाई है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन मिला तो कोड में भी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। देखिए 5 1 7 3 6 4 5 1 8 यानी 5 8 यानी 5 देखिए इसमें है, इसमें है, यानी वाई का कोड क्या होगा, 5 होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 को। 6 मित्र हैं ABCDE और F, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी 6 ठो मित्र है भाई, एक वो वृत्त बनाए हैं, 6 लोग बैठ चुके हैं, 3 4 5 6। क्या कैसे कैसे बैठे हैं, देखिए ए जो है वो बी के ठीक दाएं बैठा है, यानी बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। तो यदि बी को हम यहां बना लेते हैं, बी के राइट ठीक दाएं यानी ठीक राइट साइड कौन बैठा है,
ए बैठा है साथी, यानी यहाँ बैठ जाएगा, है ना साथी। बी के ठीक दाएं यानी राइट साइड में कौन बैठा है, ए बैठा है, तो एक लाइन हो चुका। उसका देखिए सी जो है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी बी, यहाँ बी ऑलरेडी बैठ चुका है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पे, यानी दूसरे स्थान पे, यानी सी यहाँ पर पहले स्थान पे दाएं साइड में बी के, तो ए बैठ चुका है, दूसरे के स्थान पे सी बैठ जाएगा, ये भी लाइन हो गया। ई जो है वो सी और एफ का दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी सी और एफ का जो निकटतम पड़ोसी है वो ई है, यानी सी यहाँ पे सी है और एफ, यदि साथी एफ यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथी ई को यहाँ बैठाएंगे तभी तो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी ई बनेगा दोनों का, है ना। तो एक कौन बचा, ए बी सी, डी नहीं बैठा हुआ, डी तो यहाँ बैठा देंगे। सवाल क्या पूछा, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ के ठीक कौन दाएं बैठा है, डी बैठा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना साथी। किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व को हल करने में बताइए भाई, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या बैठाने में आपको नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ में आया, है ना साथी। जो जैसा बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने बैठाया है। जैसे साथी हमसे सवाल पूछा था कि यफ के ठीक दाएं, देखिए यफ यहाँ पे बैठा है, तो यफ जो है वो वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो उसका राइट साइड जो होगा, उसका जो राइट हैंड होगा इधर ही होगा ना भाई, राइट साइड। अपने आप को यहाँ पर रखिए, जिसको बैठाना साथी अपने आप को वहाँ बैठाइए, तो अपने 100% सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, जे एल एफ के ओ आई एल आर एल एम यू ओ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हमने आपको क्या बताया, जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले हर एक अक्षर का पहला अक्षर उठाना है। जे एल एफ का पहला अक्षर जे उठा लीजिए, के ओ आई का पहला अक्षर के उठाइए, एल आर एल का पहला अक्षर एल उठाइए, एम यू ओ का पहला अक्षर एम उठाइए। देखिए फिर उसका कोड कर दिए, जे 10 के 11 एल 12 एम 13, तो इसके बाद अगला संख्या क्या होगा, 14 होगा। 14 में कौन अक्षर यन आएगा, यानी साथी हमारा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, जो आंसर मिलेगा वो यन से मिलेगा। तो तुरंत देखिए कौन सा ऑप्शन यन से है, या तो एन आर वाई मिलेगा या तो एन एक्स आर मिलेगा। ऑप्शन बी को काट देते हैं, ऑप्शन डी को काट देते हैं। अब साथी सेकेंड अक्षर को चेक करेंगे, या तो बीच में आर आएगा या तो यक्स आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हमें मिल चुका पहला अक्षर यन, तो चलिए सेकेंड अक्षर को एक बार लिखकर उसका कोड करते हैं। जे एल एफ सेकेंड अक्षर यल है, के ओ आई पहला सेकेंड अक्षर को है, एल आर एल सेकेंड अक्षर आर है, एम यू ओ सेकेंड अक्षर यू है। यल होता है 12, ओ होता है 15, आर होता है 18, यू होता है 21। देखिए 12 से 15 यानी +3, 15 से 18 +3, 18 21 +3, यानी 21 में +3 को जोड़ देंगे 24, 24 पे कौन यक्स, यानी यन तो ऑलरेडी मिल चुका था, सेकेंड अक्षर यक्स, यानी देखिए यन यक्स, सी ऑप्शन। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी ऐसे आप हर सवालों को हल करेंगे जब अक्षरों का श्रृंखला आपको दे तो साथी फाइनली यह 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बताइए आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप पूरे 30 का 30 क्वेश्चन तैयार किया होगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी। बताइए साथी कमेंट करके, किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? बिल्कुल नहीं। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। तो जैसा कि हम आपको इस टाइम एमटीएस हवलदार के लिए डेली 3-3 क्लास प्रोवाइड करें, तो साथ ही आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए, क्योंकि वही क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं जो 2025 के हर एक शिफ्टों में आने वाले हैं। तो आपको डेली का डेली जो हम कम ही क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन उससे तैयार करना है, क्योंकि कम क्वेश्चन रहेगा तो आपको तुरंत याद होगा भाई। ओके, तो आप साथी जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे 27 सितंबर के नए दमदार दिन के साथ, एक नए जोश उमंग के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।